हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लास 12। और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने अकाउंट्स भी पढ़ रखा है। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको टोटल 14 कंटेंट्स पढ़ाने वाला हूँ। 10 कंटेंट्स इस पेज पे दे रखे हैं। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट एंड इक्विटी एंड इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस। और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हैं कंटेंट नंबर 11 से फैक्टर्स दे रखे हैं। फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इस तरीके से टोटल 14 कंटेंट यानी 14 बातें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। 14 कंटेंट्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। आप देख रहे हैं पार्ट 1 रेगुलर बैच, तो बिल्कुल भी हमें जल्दबाजी नहीं है। मैं ये मान के आपको पढ़ाऊंगा कि आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ओके, तो डोंट वरी। अब चलते हैं कंटेंट नंबर 1 की तरफ। कंटेंट नंबर 1 क्या कहता है, चलिए। कंटेंट नंबर 1, मीनिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। एक कंपनी है, ये कंपनी है, ओके। इस कंपनी के अंदर एक ब्रांच बना दी हमने, ये ब्रांच बना दी एक कंपनी के अंदर। और ये ब्रांच का मेन काम क्या है, ठीक है ना। इसका मेन काम है पैसे से रिलेटेड सारा तामझाम देखना, यानी कि मैं कहूं तो फाइनेंस के बारे में मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। पैसा कहाँ पे किसको देना है, यानी पैसा से रिलेटेड सारा काम इसको करना है। इस ये जो हमने अलग से एक ब्रांच बनाई है, ठीक है, तो इसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कहाँ से पैसा लेके आओगे भाई, ठीक है ना, फिर उस पैसे का कहाँ कहाँ यूज करोगे, इसी का नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी पैसे को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, कहाँ से पैसा आएगा ये देखना, फिर उस पैसे का यूज कैसे होगा ये देखना, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ओके सर, चलिए पढ़ते हैं इसको। मीनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की एक ब्रांच, एक टाइप, ठीक है, जैसे हमने बात की थी। ये कंसर्न विद, ये किस से रिलेटेड है, क्या किस में डील करते हैं। एक्विजिशन, कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से एक्वायर करेंगे हम। यूज ऑफ मनी, फिर उस पैसे का यूज कैसे करना है, ये काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो करता है, ठीक है। तो ये था इसका मीनिंग। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, कंटेंट नंबर 2। चलिए सर कंटेंट नंबर 2 करा दो। देखो बेटा, कंटेंट नंबर 2 क्या कहता है। कंटेंट नंबर 2 के अंदर दे रखा है ऑब्जेक्टिव। कंटेंट नंबर 2 में दे रखा है ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, ठीक है ना, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैंने बताया था कि ये पूरी होगी कंपनी, ठीक है। इस कंपनी के अंदर एक ये ब्रांच बना दी और ये है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो पैसे से रिलेटेड सारा तामझाम देखने वाली है ना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। कंपनी की वेल्थ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ओके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंटेंट नंबर 3 यही है। अब सवाल ये उठता है कि और क्या, ठीक है, और क्या सर। और बेटा ये भी देखना कि भी पैसा कहां से आएगा, ठीक है ना, कहां से पैसा अवेलेबल होगा, कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा, ठीक है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि जहां से फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसे का अरेंजमेंट कर रही है, इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जैसे मान लेते हैं लोन ले रहे हैं तो भाई उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट की कॉस्ट ज़्यादा ना हो, एक रीजनेबल कॉस्ट हो, मतलब पैसा जहां से उठा रहे हैं ना। ओके, अब सवाल उठता है कि पैसा तो अरे इन्होंने अरेंज कर लिया, पैसा आ गया कहीं से, इन्होंने ले लिया, ठीक है, पैसा ले लिया, चलो पैसे का अरेंजमेंट होगा। अब उसका यूज कहां पे करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी होना जरूरी है, ठीक है। और इतना ही नहीं, वो सोल्वेंसी एंड लिक्विडिटी का ध्यान रखते हुए ये सारे काम हमें करने हैं, यानी कि इनको लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी मेंटेन करनी है। ओके, तो मैं फिर से बोलता हूं, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना, पैसे का अरेंजमेंट करना लेकिन रीजनेबल कॉस्ट पर, और फिर उसका यूज करना, फंड जो भी फंड अवेलेबल आया है उसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, और फिर लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी को मेंटेन करना। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आगे कहता है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट रीजनेबल कॉस्ट पर पैसा अवेलेबल हो, इस बात का ध्यान रखना, ज़्यादा पैसे ना देने पड़े भाई, है ना, जहाँ से सस्ता हो फंड वहाँ से अवेलेबल करें। टू एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, है ना, फिर उसका अच्छे से यूज हो, है ना। फिर टू मेंटेन करें, क्या मेंटेन करना, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। चलिए अब चलते हैं कंटेंट नंबर 3 के ऊपर। कंटेंट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक मैंने कंटेंट नंबर 1 पढ़ाया जो कि इंपॉर्टेंट है, कंटेंट नंबर 2 पढ़ाया ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो इनको तो वैसे भी नॉलेज होना चाहिए हमें, है ना, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, एक कंपनी ने इशू किए शेयर्स, क्या इशू किए, शेयर्स इशू किए, और बहुत सारे लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, खरीद लिए, ओके। अब बिजनेस में, यानी कि शेयर्स खरीदने का मतलब है कि उन लोगों ने बिजनेस में लगाया बेटा पैसा। अब बिजनेस में पैसा लगाया यानी कि बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। बिजनेस में पैसा लगाने को बोलते हैं कैपिटल, है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, यानी बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। अब बिजनेस में उन्होंने जो पैसा लगाया है, शेयर होल्डर्स ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, शेयर होल्डर्स कौन, जो शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बिजनेस में जो पैसा लगाया तो वो तो चाहेंगे ना कि यार हमारे जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जो हमने पैसा लगाया है वो इंक्रीज हो, है ना, यानी कि जो शेयर्स हैं उनका मार्केट प्राइस बढ़े। बोलो बोलो बोलो, इज दैट क्लियर और नॉट, यस सर। इसी को बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया कंपनी के अंदर उसका मार्केट प्राइस बढ़ना, ठीक है ना, उसकी वैल्यू बढ़ना, ठीक है, उससे बोलते हैं क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलो इसको भी रीड कर लेते हैं, आओ पढ़ते हैं। चलो बेटा, यहां पर आप देख सकते हैं पहले मीनिंग कहता है, क्या कहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि शेयर होल्डर ने जो पैसे लगाए हैं, ठीक है, उनको उसमें इंक्रीमेंट आना, वो क्या कहलाएगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स की मार्केट प्राइस की वैल्यू बढ़ना, इंक्रीज होना, ठीक है ना, इट कैन बी सेड दैट कैपिटल इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर हैज बीन इंक्रीज। अगर उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना, जो शेयर्स हैं उस कंपनी के, उसके अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, तो हम यही कहेंगे कि भाई उनकी कैपिटल बढ़ रही है, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, चलो इसको देख लेते हैं। मिस्टर जेबी, आपके सर बेटा, मेरा नाम, ठीक है, जेबी सर। जेबी सर ने क्या किया, एक कंपनी है जिसका नाम है आर लिमिटेड, उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। तो मिस्टर जेबी का आज से नाम हो जाएगा शेयर होल्डर्स। कितने शेयर खरीदें, 1000 शेयर खरीदें, एक शेयर की कीमत 10 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये के शेयर खरीदें। ये क्या हो जाएगा, ये मेरी वेल्थ है उस कंपनी के अंदर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर इस वेल्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इंक्रीज करने के कुछ तरीके बताए गए हैं यहाँ पे बेटा, उनमें से 3 तरीके ये रहे, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल फिर से मैं बोलता हूं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है कंपनी के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ाना, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो और ये कैसे होगा, ये 3 तरीके से, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। यहां पर खत्म हो जाता है कंटेंट नंबर 3 भी। अब चलने वाले हम लोग कंटेंट नंबर 4 की तरफ, आइए चलते हैं कंटेंट नंबर 4 पे चलते हैं। कंटेंट नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट, ठीक है। और इसमें से आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि भाई केस स्टडी इसमें से पेपर में आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई प्रॉपर तरीके से एकदम ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, है ना। तो हम इसमें जल्दबाजी नहीं करने वाले किसी तरीके की, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन, कंटेंट नंबर 4 क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंस फंक्शन नीचे लिखा हुआ है। तो फाइनेंशियल डिसीजन मतलब जो हमने एक कंपनी बनाई थी, उस कंपनी के अंदर एक ब्रांच बना रखी है, ठीक है ना, याद है ना,
क्या बोलते हैं हम उसे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। ये ब्रांच, ये हमेशा ध्यान रखनी है दिमाग में, ये ब्रांच है बेटा, इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब वो ब्रांच क्या कर रही है? फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, पैसे से रिलेटेड डिसीजन। और वो डिसीजन कौन से हैं? 3 तरीके के, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। और ये क्या होते हैं, वन बाय वन करके हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। यानी फाइनेंशियल डिसीजन मतलब ये फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रही है, उसमें 3 डिसीजन की बात कर रहे हैं, और वो 3 डिसीजन अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो बेटा अगर क्लियर है तो अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर फाइनेंशिंग डिसीजन, और फिर डिविडेंड। तो सबसे पहले डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, वन बाय वन करके चलेंगे, ठीक है, ध्यान से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमें ये डिसाइड करना, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको ये डिसाइड करना है यार, कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जहां पर बिजनेस का पैसा लगाना है, कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जहां पर बिजनेस का पैसा लगाना है, यानी कि इन्वेस्ट करना है। यानी कि मैं कहूं तो वो सोच सकते हैं क्या कि यार एक काम करें, मशीन खरीद लें, ठीक है ना, बिल्डिंग खरीद लें बिजनेस के लिए, ओके, फर्नीचर खरीद लें बिजनेस के लिए, बोलो बोलो, या थोड़ा बहुत कैश रख लें, या स्टॉक मेंटेन कर लें। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो क्या करना है उन्हें? उन्हें एसेट्स सिलेक्ट करनी है कि कौन सी एसेट्स में पैसा लगाना है, ठीक है ना, इन विच फंड इन्वेस्टेड बाय बिजनेस, राइट। तो यहां पर 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये उन्हें देखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है या शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म लेना है तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो, शॉर्ट टर्म लेना है तो शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो। लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, शॉर्ट टर्म एसेट्स जैसे कि कैश, स्टॉक वगैरह। बोलो बेटा क्लियर? आई होप क्लियर होगा। तो ये था अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और अगर फिर भी एक बार करना है तो एक बार आप फिर से सुन लो इसको, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम, अभी उसी के अंदर हैं। अब उसके अंदर कुछ फैक्टर्स भी दे रखे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। केस स्टडी आती है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को इफेक्ट करेंगे, ये कह रहा है। यानी कि अगर कोई बिजनेस है, वो बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, यार लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करूं, यानी कि बिल्डिंग खरीदूं, मशीन खरीदूं, या फिर स्टॉक मेंटेन करें या कैश रख लें। तो ये डिसीजन ले रहे हैं वो। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो उनके इस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, यानी कि ये फैक्टर उन्हें पता होने चाहिए। पहला फैक्टर क्या कहता है? कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट? इसके अंदर उन्हें यह देखना है बेटा कि कैश का इनफ्लो क्या है या कैश का आउटफ्लो क्या है, ठीक है, कैश का इनफ्लो क्या है या कैश का आउटफ्लो क्या है। कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो का मतलब है कि भाई हम कितना पैसा लगाएं, 5 लाख रुपए लगा के कितने मिल रहे हैं हमें? 20 लाख मिल रहे हैं। यानी कि ये तो इनफ्लो हो गया, पैसा आ रहा है, हमारे पास से कितना जाएगा? 5 लाख। तो यही बात हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। द सीरीज ऑफ कैश इनफ्लो, कितना आएगा? 20 लाख। कैश आउटफ्लो कितना जाएगा? कितना जाएगा? 5 लाख। ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, पूरी इन्वेस्टमेंट में अगर बात करें, प्रपोजल शुड बी कंसिडर्ड, ये ध्यान रखना चाहिए। एंड एनालाइज फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट प्रपोजल, और इसी को ध्यान में रखते हुए बेस्ट प्रपोजल आप सिलेक्ट करें कि भाई आपको पता होना चाहिए पैसा कितना लगा के कितना मिल रहा है हमें, तभी तो डिसीजन लोगे ना कि यार कितना कमाया है ना, समझ रहे हो? ओके सर। और कौन सा फैक्टर है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है? फैक्टर नंबर 2, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है सर? ये बात ध्यान रखना, जब भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं द बिहाफ ऑफ, मान लेते हैं बिजनेस के बिहाफ पे वो पैसा लगा रहे हैं, तो उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्न कितना आ रहा है वहां से, ठीक है ना। रिटर्न का मतलब रिवॉर्ड में बोले तो मतलब जैसे हम किसी को लोन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, वैसे, है ना। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे रिलेटेड रिस्क कितना है, ठीक है ना। बिजनेस का एक रूल है बेटा कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा कमाई होगी, सीधी सी बात है ना। यस सर। तो यहां पर हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है?
expected return from each proposal and risk involved in them should be taken into account to select the best proposal, right? क्या देखना हमें कि रिटर्न कितना मिल रहा है, रिस्क कितना मिल रहा है, तभी उसी के बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 यानी कि फैक्टर नंबर 3। फैक्टर नंबर 3 क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल होंगे कि भैया हम पैसा यहां पे लगा दें, हम पैसा यहां पे लगा दें। तो यहां पर कुछ कैपिटल बजटिंग टेक्निक होती हैं बेटा, जिनका आपको यूज करना है और इवेल्युएट करना है कि भाई कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारे लिए सही है। जैसे कि आपको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट करना पड़ेगा, पैसा कितना लगेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट हमें कितना मिलेगा, या कैश का फ्लो देखना है आपको कि भाई कितना पैसा जा रहा आ रहा है, रिटर्न वगैरह, मतलब कुछ जो फैक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, चलिए देखते हैं। वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न एक्सेट्रा। तो यहां पे हो जाता है ये भी पॉइंट आपका खत्म। अब चलते हैं बेटा जी आगे की तरफ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं अपना, उसके बाद चलेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, दूसरे डिसीजन की बात करते हैं। दूसरा डिसीजन क्या कहता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है ना, उसमें यह देखना है उन्हें कि बिजनेस को पैसे चाहिए, तो फिर बिजनेस को पैसे कब कब चाहिए, ठीक है ना, और कैसे चाहिए उन्हें पैसे, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए हैं या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या कैसे, मतलब, ठीक है ना। तो यहां पर पहली बात तो ये हो जाती है, जैसे कि हाउ टोटल फंड रिक्वायर्ड बाय बिजनेस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्स। इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई अगर पैसे चाहिए, ठीक है, तो जो हम पैसा कहां से इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो सोर्सेस होते हैं ना, एक बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है ना, कहाँ से भाई पैसा आएगा कहाँ से, वो तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। कंपनी के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, लोन ले सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो चलिए यही बात यहाँ पे लिख रखी है, हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय बिजनेस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज सच एज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। चलिए अब हम कुछ बातें और भी पढ़ लेते हैं इसके अंदर। जैसा कि हमने बात की थी, इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं फाइनेंशियल डिसीजन के, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर केस स्टडी पेपर में पूछी जा सकती है और कई बार पूछी भी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, कहीं पे जाता है, ठीक है ना, जैसे कि मान लेते हैं शेयर इशू करता है या फिर डिबेंचर इशू करता है या कहीं से लोन लेते हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्या, कि भाई अब कॉस्ट ज़्यादा ना हो उसकी। कॉस्ट का मतलब है जैसे लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट का रेट रीजनेबल हो, है ना, रीजनेबल कॉस्ट, हमने पहले भी पढ़ा था ये, ठीक है। भाई शेयर इशू कर रहे हैं, डिविडेंड कितना देना पड़ रहा है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो कॉस्ट जो है ना, वो बात यहाँ पर जरूर ध्यान रखने योग्य है। कॉस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर डिफरेंट, हालांकि अलग अलग सोर्स की अलग अलग कॉस्ट होगी, बिल्कुल। सिलेक्ट चीपेस्ट सोर्स, उनमें से जो भी सस्ता होगा वो सिलेक्ट करना है। जैसे अगर कंपनी लोन ले तो लोन पर इंटरेस्ट का रेट कितना है, ठीक है ना, उस रेट के हिसाब से हमारी अमाउंट क्या बन रही है भाई, अगर शेयर इशू करे तो डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, तो ये ध्यान में रखने योग्य बातें। दूसरा है रिस्क, ठीक है ना, रिस्क भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में रिस्क है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा रिस्क हो जिस चीज़ में, हम वहाँ से पैसा उठा लें और कल को बिजनेस ही बंद हो जाए, वो हमारे ऊपर केस कर दे, ठीक है ना, हम लोग टाइम पे पैसा ना दे पाए, तो रिस्क भी ध्यान में रखने जरूरी है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, डेब्ट कैपिटल इज मोर रिस्की एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड नॉट बी यूज्ड। डेब्ट कैपिटल बेटा ज़्यादा रिस्की होती है, वो लोग कंपनी के ऊपर केस वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि कंपनी को दिक्कत हो सकती है। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर्स इशू करती है, तो बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उनको कमीशन देना पड़ता है, अंडरराइटर्स को फीस देनी पड़ती है,
कुछ प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसके ऊपर खर्चा होता है। तो ये सारी चीज़ें, इनको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। इसका भी ध्यान रखने जरूरी है कि एक कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस कितने रुपए का पड़ेगा, क्या कॉस्ट रहेगी उनकी, ये सब बातें। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, ठीक है ना। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, उसी के बिहाफ पर हमें डिसीजन लेना है कि भाई हमें लोन लेना चाहिए या शेयर इशू करना चाहिए। तो कैश की पोजीशन क्या है, कैश फ्लो की पोजीशन क्या है कंपनी की, वो। इन केस कैश फ्लो पोजीशन ऑफ ए कंपनी इज गुड, अगर अच्छी है, एनफ, देन इट कैन इजिली बी यूज, ठीक है, डेब्ट कैपिटल एंड पे द इंटरेस्ट ऑन टाइम। अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डेट कैपिटल का यूज कर सकते हैं और इंटरेस्ट हम लोग टाइम पे दे सकते हैं। कल को प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास बैकअप रहेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कंपनी के लिए कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट जाता है, लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, इंश्योरेंस ले रखा है उसका प्रीमियम जाता है। तो ये भी ध्यान में रखने हैं कि इस तरीके के खर्चे भी कंपनी को ध्यान में रखते हैं, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ध्यान में रखने तभी डिसीजन लेना है। तो ये था, अपना पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और फाइनेंशिंग डिसीजन अब चलेंगे पॉइंट नंबर 3 पे बेटा। पॉइंट नंबर 3 करते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं अब हम लोग। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब है कि मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसको प्रॉफिट होता है 100 लाख। 100 लाख के प्रॉफिट में से, ठीक है, कंपनी क्या करती है, 60 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और बाकी कंपनी ने बचा लिया, मान लेते हैं 40 लाख, इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड प्रॉफिट, ठीक है ना। जो कंपनी ने बचाया है कि भाई कल को अगर कोई दिक्कत हो तो, या फिर नए इक्विपमेंट खरीदने या मशीन खरीदनी है उसके लिए, तो ये होती है चीज़ें। ओके, तो डिविडेंड डिसीजन किस चीज़ पर निर्भर करेगा, इसी चीज़ पर कि प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो ज़्यादा डिविडेंड दे पाएगी, राइट। ओके, हाउ मच प्रॉफिट, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है 100, ठीक है, एंड 100 करोड़ या 100 लाख ले लो, डिविडेंड के रूप में कितना दे दिया है, 40 लाख, ठीक है ना। और हाउ मच प्रॉफिट, कितना उन्होंने रिटर्न कर लिया है, ठीक है ना, रिटर्न कर लिया उन्होंने 60 लाख। मैंने वहाँ 60 लिया था, यहाँ कोई नहीं, उल्टा कर लो, एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। फैक्टर्स दे रखे हैं कुछ, यहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स हैं डिविडेंड का डिसीजन लेते टाइम। जब कंपनी के अंदर डिविडेंड का डिसीजन लिया जाता है कि कितना डिविडेंड देना चाहिए, कितना डिविडेंड नहीं देना चाहिए, उसके लिए ध्यान में रखने जरूर वाली कुछ बातें हैं। वो कौन सी हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए डिविडेंड इशू करने से पहले या डिक्लेयर करने से पहले। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहला अर्निंग। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पर शेयर नॉट अल्टर्ड एंड चेंज इन केस अर्निंग चेंज बाय द स्मॉल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अगर अर्निंग में लिटिल बिट चेंज आया तो फिर देयर इज नो नीड टू चेंज एनी डिविडेंड, ठीक है। आगे कहता है नेक्स्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, तो उन अब ग्रोथ करने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा पैसा की जरूरत पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन में कंपनी को क्या करना चाहिए, डिविडेंड ज़्यादा नहीं देना चाहिए बल्कि पैसा ज़्यादा रिटेन करना चाहिए, क्योंकि कल को पैसे की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इफ़ द कंपनी हैज़ मोर अपॉर्चुनिटी, पढ़ते हैं इसको, देखो पढ़ रहा हूँ मैं। इफ़ द कंपनी हैज़ मोर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इट विल रिक्वायर मोर फाइनेंस। इन सच ए सिचुएशन ए मेजर पार्ट ऑफ द इनकम शुड बी रिटेन। जैसे आप सोचो, एक एग्जांपल लो, ठीक है, कि भाई अगर हमें कल को घर बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैसे सेव करते हैं, रिटेन करते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते, है ना। ओके ओके, थोड़ा कम खर्चा करो भाई, पैसे बचाते हैं, घर बनाना है। घर बनाना क्या होगा, ग्रोथ, यानी कि हमारी ग्रोथ होगी, है ना। ओके, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या होता है, वही जैसे हमने पहले पढ़ा था। टू डिटरमाइन द डिविडेंड कैश फ्लो पोजीशन फैक्टर शुड बी कंसिडर। बेटर कैश फ्लो पोजीशन बेटर इन द कैपेसिटी टू गिव डिविडेंड। कंपनी की अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड डिसीजन भी कंप्लीट हो गया है। तो बेटा कौन कौन से कंटेंट कंप्लीट हो गए हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कंटेंट्स, बहुत सारे कंटेंट दे रखे थे, मैंने आपको बताया था टोटल 14 कंटेंट मैंने दे रखे हैं। उसमें मीनिंग मैंने करा दिया है, ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करा दिया है, फाइनेंशियल डिसीजन करा दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट नंबर 4
मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने भी कंटेंट कराए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना ये। और इसके ऊपर केस स्टडी पक्का पक्का आएगी ही आएगी, ये लगा के चलो आप 12th क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जितने भी फैक्टर्स पढ़े ना हमने डिसीजंस के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, नोट्स को अच्छे से लिख लेना। आज के लिए इतना ही, ये था रेगुलर बैच का पार्ट 1। मिलते हैं फिर पार्ट 2 में, पार्ट 3 वो भी सारे देख लेना, फिर उसके बाद ही रिवीजन वीडियो सुनना है। ओके, चलो बेटा, बाय।